नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में चुना गया भारत। 2022 से 2024 तक रहेगी सदस्यता। सतत विकास को आगे बढ़ाने में है परिषद की मुख्य भूमिका। उद्योगों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर एनजीटी का नया फैसला। अब अनुमति से पहले उद्योग चलाने की नहीं मिलेगी मंजूरी। राज्यों को भी छूट देने का अधिकार नहीं। 15 जून से लागू होगा गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021। शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है यह कानून। साल 2003 के कानून में किया गया था बदलाव। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर रोडमैप 2020 से 2025 जारी। अब 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करेगी सरकार। कार्बन उत्सर्जन और विदेश से तेल के आयात को कम करना है बड़ा मकसद। और मिशन इनोवेशन 2.0 का हुआ आगाज। मिशन के तहत 23 देशों ने शुरू की नई योजनाएं। स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान में वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए इकोसॉक के लिए चुना गया है। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया। अफ्रीकी देशों से कोटे डी आइवर, इस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया और संयुक्त गणराज्य तंजानिया चुने गए हैं, जबकि पूर्वी यूरोपीय देशों से क्रोएशिया और चेक गणराज्य को चुना गया। वहीं लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों से बेलीज, चिली और पेरू को चुना गया। इकोसॉक यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इकोसॉक में कुल 54 सदस्य देश हैं। इसके सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। यह सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का केंद्र बिंदु है। इसका उद्देश्य अहम मुद्दों पर बहस और नवीन सोच को बढ़ावा देना है। साथ ही मुद्दों पर आगे होने वाली कार्रवाई पर आम सहमति बनाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को पाने के प्रयासों के समन्वय के लिए एक केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के फॉलोअप के लिए भी जिम्मेदार है। यह एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए रैंप कार्यक्रम को मंजूरी दी है। रैंप यानी राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक भारत को $500 मिलियन का लोन देगा। विश्व बैंक यह राशि एमएसएमई क्षेत्र को फिर से गति देने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी पहल की सहायता के लिए देगा। इसमें लगभग 5.5 लाख एमएसएमईज के प्रदर्शन में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। कोविड के समय में दूसरी बार विश्व बैंक भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए आगे आया है। इससे पहले जुलाई 2020 में एमएसएमई क्षेत्र में तत्काल तरलता के लिए $750 मिलियन के एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई थी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के $500 मिलियन के ऋण की परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष है। इसमें 5.5 वर्ष का ग्रेस पीरियड शामिल है। आपको बता दें कि एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में 40% का योगदान रहता है। बावजूद इसके भारत के लगभग 58 मिलियन एमएसएमई में से 40% से ज्यादा के पास औपचारिक वित्त के स्रोतों तक पहुंच नहीं है। हाल ही में ओपीसीडब्ल्यू ने सीरिया मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी दी है। ओपीसीडब्ल्यू के विशेषज्ञों ने सीरिया के खिलाफ 77 आरोपों की जांच की। विशेषज्ञों ने इनमें से 17 मामलों में रासायनिक हथियारों की संभावना या निश्चित रूप से इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। ओपीसीडब्ल्यू को सितंबर 2020 में सीरिया के बड़े भंडारण कंटेनरों के नमूनों में एक नए रासायनिक हथियार एजेंट की मौजूदगी का भी पता लगा है। इस नए मुद्दे को ओपीसीडब्ल्यू सीरिया के साथ अपनी अगली बातचीत में उठाने वाला है। गौरतलब है कि सीरिया सितंबर 2013 में CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में शामिल हुआ था। सीरिया के शामिल होने में उसके करीबी सहयोगी रूस का बड़ा योगदान रहा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अगस्त 2014 तक सीरिया से रासायनिक हथियारों के पूरी तरह से खात्मे की घोषणा की थी। हालांकि ओपीसीडब्ल्यू के लिए यह घोषणा हमेशा से विवाद का मुद्दा रही है।
आपको बता दें कि OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स CWC का कार्यान्वयन निकाय है। CWC 1997 से प्रभाव में आया था। OPCW में अभी 193 सदस्य देश हैं। ये सभी सदस्य देश रासायनिक हथियारों से दुनिया को मुक्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विश्व प्रसिद्ध UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। NTPC जिस लीग में शामिल हुआ है वह प्रभावी जल प्रबंधन के लिए जानी जाती है। जल प्रबंधन के विषय में NTPC पहले से कई तरह के उपाय अपना रहा है, जिनमें उसकी 3R रणनीति भी शामिल है। 3R में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल शामिल है। CEO वाटर मैंडेट संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक पहल है, जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जल और स्वच्छता एजेंडे को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों के प्रयासों का प्रदर्शन किया जाता है। CEO वाटर मैंडेट को समग्र जल रणनीतियों और नीतियों के विकास और क्रियान्वयन की दिशा में मदद करने के लिहाज से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स गवर्नेंस फ्रेमवर्क को 2005 में अपनाया गया था। इस पैक्ट का उद्देश्य सतत और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नीतियों को अपनाने के लिए व्यवसायों को बढ़ावा देना है। पर्यावरणीय मंजूरी को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में एक फैसला दिया है। NGT ने कहा कि कोई भी उद्योग अब बिना पर्यावरणीय मंजूरी के संचालित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्य सरकार के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वह किन्हीं भी जरूरी शर्तों से उद्योग को छूट दे सके। यहां तक कि राज्य क्षतिपूर्ति के नाम पर भी बिना पर्यावरणीय मंजूरी के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। NGT ने साफ किया है कि पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी एक कानूनी व्यवस्था है, जिसका हर हाल में पालन होना चाहिए। यह फैसला एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी कर फॉर्मेल्डिहाइड के विनिर्माताओं को बिना मंजूरी के भी 6 महीने तक उत्पादन करने की अनुमति दी थी। इस याचिका पर दिए फैसले में NGT ने कहा कि किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत मंजूरी मिलना आवश्यक है और ऐसी किसी भी इकाई को नियमों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दी जा सकती। बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने LGBTQIA+ के मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मंत्रालय को LGBTQIA+ की सहायता से जुड़े NGOs यानी गैर सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला LGBTQIA+ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, असेक्सुअल और ऐसे अन्य समुदाय के साथ सहानुभूति को दर्शाता है। कोर्ट का मानना है कि जब तक इस समुदाय की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक ये NGO उन्हें परामर्श, मौद्रिक सहायता, कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कोर्ट ने मंत्रालय को 8 सप्ताह के भीतर NGOs के विवरण, उनके पते, संपर्क विवरण और उनके द्वारा दी गई सेवाओं को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। साथ ही समय समय पर जानकारी को संशोधित करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा मंत्रालय के परामर्श से NGOs को संपर्क के लिए आए व्यक्तियों का गोपनीय रिकॉर्ड बनाने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने मौजूदा सरकारी अल्पावधि घरों, आंगनबाड़ी आश्रयों और गरिमा गृह में LGBTQIA+ समुदाय को ध्यान में रखते हुए उचित परिवर्तन करने का भी निर्देश दिया। इससे इस समुदाय के लोगों को आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजक सुविधाएं मिल सकेंगी। कोर्ट ने मंत्रालय को 12 सप्ताह के भीतर इन ढांचागत जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 महामारी के बीच कई राज्यों ने आवश्यक चिकित्सा ऑक्सीजन का संकट देखा। भविष्य में इस तरह की कमी से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी तरह की पहली और एक अनोखी पहल की है। हरियाणा सरकार ने बीते 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम और ऑक्सी-1 योजना की घोषणा की। दरअसल प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार उन सभी पेड़ों को सम्मानित करना चाहती है जो 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं। सरकार के मुताबिक इन पेड़ों ने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके और छाया प्रदान करके मानवता की सेवा की है। इस योजना के जरिए राज्य भर में ऐसे पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल करके उनकी देखभाल की जाएगी। इस योजना में 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों के रखरखाव के लिए हर साल 2500 रुपए की पेंशन राशि भी प्रदान की जाएगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक राज्य में एक सर्वे के जरिए अब तक लगभग 2500 ऐसे पेड़ों की पहचान की जा चुकी है।
इन पुराने पेड़ों के लिए ग्राम पंचायतों को अब प्रति पेड़ 2500 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। इस राशि का उपयोग पेड़ों के रखरखाव, प्लेट और ग्रिल आदि लगाने में किया जाएगा। इसी तरह ऑक्सी वन योजना में राज्य के अंतर्गत भूखंडों की पहचान की जाएगी, जिन पर लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ये ऑक्सी वन पूरे राज्य में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से 10% भूमि कवर करेंगे। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण के चलते वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है और हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है। ऐसे में शहरों और कस्बों में गर्मी के प्रभाव को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पेड़ लगाने की तत्काल आवश्यकता है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जारी किया। इसे कुल 29 क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी के लिहाज से तैयार किया गया है। इस मॉडल चार्टर का मुख्य मकसद लोगों की शिकायतों को समय रहते दूर करना है। यह मॉडल सिटीजन चार्टर पंचायती राज मंत्रालय ने विकसित किया है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का भी सहयोग रहा है। इसे तैयार करते समय स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों का पूरा ध्यान रखा गया है। यह सिटीजन चार्टर सतत विकास के लिए पारदर्शी और प्रभावी लोक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करेगा। वहीं समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन को भी मजबूत किया जा सकेगा। एक सिटीजन चार्टर सेवा प्रदायगी के मानक, गुणवत्ता, शिकायत निवारण तंत्र आदि के संबंध में किसी भी संगठन की प्रतिबद्धता को बताता है। वहीं पारदर्शिता, जवाबदेहिता, समय रहते सेवा प्रदायगी आदि का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। सेवा प्रदाताओं और उनके उपयोगकर्ताओं के बीच मजबूत विश्वास बनाए रखने के लिए सिटीजन चार्टर शुरू किया गया था। इस अवधारणा को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में 1991 में परिभाषित और लागू किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 के 15 जून से लागू होने की बात कही है। यह अधिनियम विवाह द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। यह घोषणा राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा विधेयक को सहमति मिलने के बाद की गई। नए अधिनियम ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2003 में संशोधन किया है। इसमें विवाह द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब इसके तहत आरोपी को अधिकतम 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आरोपी के ऊपर ही खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ होगा। इससे जुड़े मामले की जांच को पुलिस उपाधीक्षक या उसके ऊपर के पदाधिकारी द्वारा ही देखा जा सकेगा। साथ ही केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से हुए विवाह को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य लालच देकर बलपूर्वक या किसी भी अन्य गलत और कपटपूर्ण तरीके से हुए धर्म परिवर्तन से निपटना है। बिहार सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की योजना बना रही है। पहली बार किसी भी राज्य में इसके लिए प्रस्ताव लाया गया है। सरकार अगले विधानसभा सत्र में 2 नए विधेयक, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय विधेयक और बिहार चिकित्सा शिक्षा विधेयक लाने की योजना बना रही है। यह कदम महिलाओं के विकास में एक अहम योगदान दे सकता है। आपको बता दें कि राज्य में 11 मेडिकल और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 30% लड़कियां हैं, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेजों में महज 15% लड़कियां हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी बिहार ने महिलाओं को मुख्य धारा में बराबरी पर लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। राज्य में 2006 से प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए 50% और पंचायत स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में 35% सीटें आरक्षित कर दी गई थीं। वर्तमान में राज्य ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% और अन्य सरकारी नौकरियों में 33% नौकरियां आरक्षित कर रखी हैं। इसके अलावा राज्य उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए स्नातक पास करने वाली लड़कियों को 50,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन देता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमैप 2020 से 25 जारी किया। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ही उन्होंने इस रोडमैप को देश के सामने रखा। इस रोडमैप की खास बात यह है कि सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अब 5 साल पहले ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने तय किया है कि अब वह 2030 की बजाय 2025 में ही 20% मिश्रण का लक्ष्य हासिल करेगी। अपने टारगेट को एडवांस करने के पीछे सरकार की मंशा कार्बन उत्सर्जन और विदेश से तेल के आयात को कम करना है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत अपनी घरेलू मांग के 85% हिस्से के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था।
इसका मतलब कुल मिश्रण में 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल होगा। इसके साथ ही 2030 तक 20% अपमिश्रण यानी डोपिंग का लक्ष्य भी तय किया गया था। वर्तमान में पेट्रोल में 8.5% इथेनॉल का मिश्रण होता है। वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में भारत ने योजना बनाई है कि वह 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग गैसोलीन के साथ करेगा। एक अनुमान के मुताबिक 10% मिश्रण अनुपात पाने के लिए हमें 4 बिलियन लीटर इथेनॉल की दरकार होगी। अगर यही लक्ष्य 20% मिश्रण का रखें तो 2023 तक हमें 10 बिलियन लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ने वाली है। इथेनॉल प्लांट फर्मेंटेशन का एक प्राकृतिक बाई प्रोडक्ट है। इसे एथिलीन के हाइड्रेशन यानी जलयोजन से भी बनाया जा सकता है। गन्ने या बेकार हो चुके अनाज या फिर कृषि अपशिष्ट इथेनॉल के लिए मुख्य स्रोत हैं। इथेनॉल दूसरे उपायों के मुकाबले कम प्रदूषक माना जाता है। लॉजिस्टिक फ्यूल पर हो रहे खर्च पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का नाम फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट है। नीति आयोग के साथ ही आरएमआई इंडिया ने भी इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहयोग दिया है। रिपोर्ट में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बेहतर उपाय बताए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2020 से 2050 के बीच भारत अपनी लॉजिस्टिक्स ईंधन लागत पर लगभग 311 लाख करोड़ रुपए की बचत कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो भविष्य में वस्तु एवं सेवाओं और माल परिवहन की मांग तेजी से बढ़ सकती है। माल परिवहन आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है और इससे CO2 उत्सर्जन व शहरी वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में हमें लागत कम करने पर ध्यान देना होगा। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत में इतनी क्षमताएं मौजूद हैं कि वह अपनी लॉजिस्टिक्स लागत में जीडीपी के 4% तक कमी कर सकता है। इसके अलावा 2020 से 2050 के बीच 10 गीगाटन CO2 उत्सर्जन बचत को भी हासिल किया जा सकता है। साथ ही 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन में क्रमशः 35% और 28% की कमी की जा सकती है। रोजगार की स्थिति पर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक वैश्विक बेरोजगारी 205 मिलियन तक पहुंच सकती है। इस तरह के हालात के लिए कोविड काफी हद तक जिम्मेदार है। इस महामारी की वजह से लोगों की आय तेजी से कम हुई है। ILO ने इस रिपोर्ट को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 नाम दिया है। रिपोर्ट की माने तो कोरोना महामारी के चलते 2021 में 75 मिलियन रोजगार कम हुए हैं। वहीं 2022 तक इसी आंकड़े के 23 मिलियन होने के संकेत रिपोर्ट में दिए गए हैं। रोजगार के मामले में अनौपचारिक क्षेत्र को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस क्षेत्र के कई श्रमिकों और कम कुशल मजदूरों के पास घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम का विकल्प नहीं था। इसके अलावा इनमें से कई लोगों को अपने रोजगार को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलना पड़ा है। इस तरह के नुकसान की भरपाई किस तरह हो, इस पर भी रिपोर्ट में बात की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमें तेज गति से बिल्ड बैक बेटर रणनीति पर काम करना होगा। आने वाले समय में हमें उत्पादक रोजगार पैदा करने होंगे और सुभेद्य वर्ग के लिए दीर्घकालिक श्रम बाजार पर ध्यान देना होगा। वहीं सरकारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं मसलन मनरेगा आदि को मजबूत करना होगा। सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए हमें मजबूत संस्थानों, सामाजिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। हाल ही में मिशन इनोवेशन 2.0 को शुरू किया गया। इसके तहत 23 देशों ने सामूहिक रूप से नई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं इस दशक के नवाचार का नेतृत्व करेंगी। इनके जरिए स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, विकास और प्रदर्शनों में वैश्विक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल पेरिस समझौते और नेट जीरो की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए इस पूरे दशक के लिए स्वच्छ ऊर्जा को सस्ता और सुलभ बनाना इसका लक्ष्य है। मिशन इनोवेशन 2.0 को आधिकारिक तौर पर चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में लॉन्च किया गया। इसके तहत शुरुआत में 3 वैश्विक मिशनों पावर सिस्टम, शिपिंग और हाइड्रोजन पर कार्रवाई केंद्रित होगी। मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक मिशन इनोवेशन पहल का ही दूसरा चरण है। वैश्विक मिशन इनोवेशन को 2015 COP21 सम्मेलन में पेरिस समझौते के साथ लॉन्च किया गया था। इसके सदस्य जलवायु चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को दुनिया भर में बांटने के लिए निवेश और सहयोग देते हैं। स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में वैश्विक सार्वजनिक निवेश का 90% से अधिक केवल इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस दशक में ऊर्जा नवाचार में बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है।
2050 तक राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी बहुत सी प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं, लेकिन ये प्रौद्योगिकी अभी भी केवल प्रदर्शन और प्रोटोटाइप चरण में है। स्वच्छ हाइड्रोजन, उन्नत बैटरी भंडारण या शून्य उत्सर्जन ईंधन जैसी प्रौद्योगिकियां अभी तक पर्याप्त रूप से प्रभावी या सस्ती नहीं हुई हैं। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। यह 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की राह पर है। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल, कुशल, लागत प्रभावी और टाइम बाउंड होने पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, पानी और कागज संरक्षण आदि पर ध्यान दिया है। रेलवे विद्युतीकरण, जो पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण को कम करने में सहायक है, 2014 से लगभग 10 गुना बढ़ गया है। रेलवे ने बैलेंस ब्रॉडगेज मार्गों को दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है। इसके अलावा हेड ऑन जनरेशन सिस्टम, बायो टॉयलेट और LED लाइट्स पर्यावरण के अनुकूल किए जा रहे बदलाव हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे पर हरित पहल की सुविधा के लिए जुलाई 2016 में भारतीय रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 39 कार्यशालाओं, 7 उत्पादन इकाइयों, 8 लोको शेड और 1 स्टोर डिपो को ग्रीन को प्रमाणित किया गया है। ग्रीन सर्टिफिकेशन में मुख्य रूप से पर्यावरण पर सीधे असर डालने वाले मापदंडों का आकलन शामिल है। इनमें ऊर्जा संरक्षण उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण, रिसाइकलिंग आदि को रखा गया है। अब तक देश के 19 रेलवे स्टेशनों ने भी ग्रीन सर्टिफिकेशन हासिल किया है। ग्लेशियर्स के पिघलने को किस तरह कम किया जा सकता है, इस पर विश्व बैंक ने अपना एक अध्ययन जारी किया है। विश्व बैंक का मानना है कि अगर ब्लैक कार्बन पर हम एक बेहतर नीति लाते हैं तो ग्लेशियर्स के पिघलने की दर को कम किया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि हमें वर्तमान नीतियों पर और अधिक जोर देने की जरूरत है। अधिक प्रयासों के साथ हम हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर्स के पिघलने की दर को कम कर सकते हैं। दरअसल हमें इसके लिए ब्लैक कार्बन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। ब्लैक कार्बन मानवीय गतिविधियों के चलते काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये ग्लेशियर्स के पिघलने में बड़ी वजह है। विश्व बैंक के इस शोध में हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं को कवर किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ के ग्लेशियर्स दुनिया के दूसरे इलाकों के मुकाबले काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इन बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ हटने की दर पश्चिम में 0.3 मीटर से लेकर पूर्व में 1 मीटर प्रति वर्ष है। अब ये ब्लैक कार्बन क्या है? दरअसल ब्लैक कार्बन या शूट पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का ही हिस्सा होते हैं और जलवायु परिवर्तन में इन कार्बन्स की बड़ी भूमिका है। माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ब्लैक कार्बन का ही स्थान है। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधनों, लकड़ी और दूसरे ईंधनों के पूरी तरह न जलने की वजह से उत्पन्न होता है। अगर इन्हीं ईंधनों का पूरी तरह दहन हो जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं। दहन की पूरी प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कार्बन और ब्लैक कार्बन बनते हैं। ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी ऐसे प्रदूषक जिनका जीवन काफी कम होता है। दूसरी ग्रीन हाउस गैसों के इतर ब्लैक कार्बन्स को आसानी से कमजोर किया जा सकता है। वहीं अगर हम उत्सर्जन रोक दें तो इन्हें पर्यावरण से अलग भी किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईंट भट्टे और ठोस ईंधन का दहन कुल मिलाकर 45 से 66% क्षेत्रीय मानवीय ब्लैक कार्बन जमा के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद ऑन रोड डीजल फ्यूल्स और खुले दहन का स्थान आता है। हिमाचल प्रदेश के वन एवं वन्य जीव विभाग ने राज्य में पहली बार दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप किंग कोबरा के दस्तावेजीकरण का दावा किया है। किंग कोबरा मूल रूप से पश्चिमी घाट, ओडिशा, असम, बंगाल, पूर्वी हिमालय और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षण के मुताबिक यह पहली बार है जब इस सांप को हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में देखा गया है। इससे पहले उत्तराखंड में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि किंग कोबरा मुख्य रूप से अन्य सांपों का शिकार करता है और कभी कभी कुछ अन्य कशेरुकियों जैसे छिपकलियों और रोडेंट्स यानी कुतरने वाले जीवों को भी अपना आहार बनाता है। किंग कोबरा को अत्यधिक जहरीला और खतरनाक सांप माना जाता है। हालांकि यह आमतौर पर शर्मीला जीव होता है और जब तक संभव हो इंसानों के साथ टकराव से बचता है। किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस हन्ना है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। स्थानिक रूप से किंग कोबरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाया जाता है।
इन देशों में भारत सहित नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया इत्यादि शामिल हैं। पिछले दिनों जब G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें वैश्विक कर प्रणाली में सुधार लाने पर जोर दिया गया। कोशिश रही कि वर्तमान वैश्विक कर प्रणाली को डिजिटल युग के मुताबिक ढाला जाए। बैठक के दौरान इन नेताओं का मानना रहा कि वे एक मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट का समर्थन करेंगे, यानी यहां G7 देश एक न्यूनतम वैश्विक निगम कर की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए 15% कर की बात पर सहमति बनी है। इसके अलावा इस समूह ने कर प्रणाली में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए एक डील की है। आपको बता दें कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कर प्रणाली में मौजूद इन कमियों का फायदा उठाती हैं। जानकार बता रहे हैं कि यह डील अगले महीने से लागू हो सकती है और शायद इसका असर यह रहे कि इससे एक वैश्विक पैक्ट की आधारशिला तैयार हो। इस पैक्ट का सबसे बड़ा मकसद बेहद कम कर दरों और छूट के साथ कंपनियों को आकर्षित करना है। सम्मेलन के बाद बताया गया कि G7 देश टैक्सिंग राइट्स यानी कर संबंधी अधिकारों के उचित आवंटन के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले दिनों केंद्रीय जल आयोग ने भारत की जलाशय क्षमता पर विस्तृत जानकारी साझा की। आयोग के मुताबिक जलाशयों की वर्तमान क्षमता उनकी कुल क्षमता का फिलहाल 28% है। केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन CWC फिलहाल देश के 130 जलाशयों की निगरानी करता है, जिनकी कुल क्षमता वर्तमान में लगभग 50 बिलियन घन मीटर है। यह क्षमता पिछले साल की इसी अवधि के दौरान मौजूद रही क्षमता के मुकाबले 87% है। पूरे दशक के दौरान क्षमता के औसत को देखें तो यह 132% है। आपको बता दें कि CWC पश्चिमी क्षेत्र में 42 जलाशयों की निगरानी करता है। ये जलाशय गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। दक्षिणी क्षेत्र को देखें तो यहाँ 36 जलाशय हैं जिन पर CWC की निगरानी है। ये जलाशय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में हैं। कुल क्षमता के मामले में ये जलाशय दूसरे स्थान पर हैं। परेशानी की बात यह है कि जलाशय क्षमता के मामले में उत्तरी क्षेत्र सबसे नीचे है, जबकि यह क्षेत्र अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है। दूसरी बात, यहाँ पानी का इस्तेमाल भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले काफी ज्यादा है। पूर्वी क्षेत्र में झारखंड और ओडिशा में एक जलाशय है, जिनमें कुल भंडारण अभी 100% है। इसके पीछे चक्रवातीय बारिश को वजह बताया जा रहा है। पिछले दिनों मरमरा सागर सी स्नॉट के बढ़ते मामलों के चलते चर्चा में रहा। तुर्की ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वह जल्द ही इससे निजात पा लेगा। तुर्की ने इस तरह के संकट की स्थिति से निपटने के लिए अपनी आपदा प्रबंधन योजना को लागू करने का मन बनाया है। लेकिन यह सी स्नॉट होता क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल सी स्नॉट जैविक पदार्थों की एक मोटी और चिपचिपी परत होती है। इसे आम बोलचाल में मरीन म्यूसिलेज यानी समुद्री लसदार पदार्थ भी कहते हैं। फिलहाल यह म्यूसिलेज इस्तांबुल के पास से समुद्र में तेजी से फैल रही है। जानकारों के मुताबिक इससे समुद्री जीवन और मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। तुर्की सरकार ने इस मामले में कहा है कि पूरे मरमरा सागर को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहीं तटीय शहरों के अपशिष्ट जल के ट्रीटमेंट और प्रदूषण रोकथाम पर भी तेजी से काम हो रहा है। मरमरा सागर एक अंतर्देशीय सागर यानी इनलैंड सी है, जो लगभग चारों तरफ से तुर्की से घिरा है। यह तुर्की के यूरोपीय और एशियाई हिस्से को अलग करता है। यह बोस्फोरस संधि के जरिए पूर्वोत्तर में काला सागर से जुड़ता है, जबकि डार्डेनल्स के जरिए पश्चिम में एजियन सागर से कनेक्ट होता है। इस समुद्र को भूमध्य सागर का ही हिस्सा माना जाता है। बीते दिनों DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने की मंजूरी दी है। इन पनडुब्बियों के निर्माण की अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए है। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी, जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 75 इंडिया P75I के तहत किया जाएगा। पारंपरिक पनडुब्बियां गैर न्यूक्लियर होती हैं और आमतौर पर डीजल इलेक्ट्रिक तकनीक का उपयोग करती हैं। DAC ने भारतीय नौसेना को एक भारतीय रणनीतिक साझेदार कंपनी का चयन करने को कहा था, जो एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता के सहयोग से देश में इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। ऐसे में 2 भारतीय कंपनियों को रणनीतिक साझेदारों के रूप में चुना गया है। इनमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो शामिल है। इन पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब INS चक्र की 10 साल की लीज अवधि समाप्त होने वाली है। INS चक्र भारत की 2 कमीशन्ड परमाणु पनडुब्बियों में से एक है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। इसके अलावा भारत जल्द ही INS अरिघाट को भी कमीशन करने की योजना बना रहा है। INS अरिघाट भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है।
बात करें प्रोजेक्ट 75 इंडिया की, तो यह स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहली परियोजना होगी। रक्षा खरीद प्रक्रिया के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का उद्देश्य घरेलू रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और भारतीय उद्योगों की विनिर्माण क्षेत्र में भूमिका को बढ़ाना है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोजेक्ट 75 का ही अगला चरण है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी पर आधारित कलवरी श्रेणी की 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां बनाई जा रही थीं। इसमें तीसरी पनडुब्बी यानी INS करंज को इस साल मार्च में कमीशन किया गया था। वहीं प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत निर्मित पहली पनडुब्बी की आपूर्ति 2030 तक होने की संभावना है। कोविड-19 के प्रभावों को लेकर हाल ही में लैंसेट हेल्दी लॉन्गेविटी नामक जर्नल में एक शोध प्रकाशित की गई है। शोध के मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस के पहले संक्रमण के बाद इससे संक्रमित होने का जोखिम अगले 10 महीनों के लिए काफी हद तक कम हो जाता है। रिसर्च के दौरान पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल फरवरी के बीच कोविड-19 संक्रमण की दरों को देखा गया है। इसमें 2000 से ज्यादा केयर होम के मरीजों और कर्मियों का डेटा शामिल है। गौरतलब है कि यूके स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने कुछ संक्रमित हुए लोगों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में 2 तरह के समूह शामिल थे। पहले वे जिनके एंटीबॉडी परीक्षण से यह निर्धारित किया गया कि लगभग 10 महीने पहले ये संक्रमित हुए थे, और दूसरे वे लोग जो पहले संक्रमित नहीं हुए थे। अध्ययन में पाया गया कि पहले संक्रमित होने वाले केयर होम के मरीजों के बीच कभी न संक्रमित हुए लोगों की तुलना में संक्रमण की संभावना 85% कम थी। इसी तरह पहले संक्रमित हो चुके स्वास्थ्यकर्मियों के लिए यह आंकड़ा 60% तक की कमी दर्शाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक दोनों समूहों में फिर से संक्रमण के प्रति मजबूत सुरक्षा दिखाई दी है। हालांकि दोनों नतीजे सीधे तुलना के योग्य नहीं हैं। कुल मिलाकर तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि एक बार होने वाला नेचुरल संक्रमण कुछ समय के लिए पुनः संक्रमण से बचा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा घोषित किया। आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में वर्गीकृत करने वाला अल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। नए कानून के मुताबिक अब वहां के हर व्यवसाय को वस्तु या सेवाओं के लिए बिटकॉइन को स्वीकार करना जरूरी हो गया है। भारतीय और थाईलैंड की नौसेनाओं ने अंडमान सागर में 3 दिवसीय समन्वित गश्त यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किया। यह भारत थाईलैंड समन्वित गोश यानी कॉरपैट का 31वां संस्करण है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के महत्वपूर्ण हिस्से को वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित रखना है। उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व IAS अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के साथ ही 3 सदस्यीय चुनाव आयोग पूरा हो गया है। वर्तमान में इनके अलावा सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त और राजीव कुमार दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 के मुताबिक राष्ट्रपति करते हैं। अमेरिका के FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बायोजेन कंपनी के एडुकानुमाब को अल्जाइमर के ड्रग के लिए मंजूरी दे दी है। लगभग 2 दशकों के बाद अल्जाइमर के लिए किसी नई दवा को FDA की मंजूरी मिली है। अल्जाइमर एक प्रकार का डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया में मनुष्य की कॉग्निटिव फंक्शनिंग यानी संज्ञानात्मक प्रणाली ठीक से काम करना बंद कर देती है। बीते दिनों बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने मुंबई में टाटा अस्पताल के ACT-REC में आयोजित पहली कार टी सेल थेरेपी को अपना समर्थन दिया है। ACT-REC में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में पहली बार कार टी सेल थेरेपी की गई। यह एक प्रकार की जीन थेरेपी है। कार टी कोशिकाओं को IIT बॉम्बे के बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग में डिजाइन और निर्मित किया गया था। गौरतलब है कि कार टी यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक सफलता के रूप में सामने आई है। हाल ही में NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के वैज्ञानिकों ने एनीमिया संबंधित एक शोध किया। शोध पत्र को जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित किया गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत 2016 से 18 में किए गए व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण को आधार बनाया। NIN ने सर्वेक्षण में एकत्रित रक्त के नमूनों में आयरन की कमी के आंकड़ों का विश्लेषण किया था। वैज्ञानिकों का मत है कि देश में ग्रामीण गरीब बच्चों में एनीमिया यानी कम हीमोग्लोबिन या कम लाल रक्त कोशिकाओं की समस्या
समस्या अधिक है, जबकि देश भर में शहरी और अमीर बच्चों में आयरन की कमी अधिक है। जल्द ही अमेरिका में एक ओपन सोर्स सौर संचालित बिटकॉइन खनन सुविधा होगी। दरअसल ट्विटर के पेमेंट वेंचर स्क्वायर ने यह घोषणा की है। इसके लिए वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म ब्लॉकस्ट्रीम माइनिंग के साथ साझेदारी करेगा। गौरतलब है कि बिटकॉइन माइनिंग की दुनिया भर के कई विशेषज्ञों द्वारा इसकी उच्च ऊर्जा खपत संपत्ति के लिए आलोचना की गई है। यह अनुमान है कि इससे हर साल 22.9 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन उत्पन्न होता है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को भारी बहुमत के साथ 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें 191 मतों में से 143 मत मिले, जबकि अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमाई रसूल को 48 मत मिले। इस पद के लिए हर साल चुनाव होता है। चुनाव में पद के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रीय समूहों को मौका दिया जाता है। 76वें सत्र 2021-22 में एशिया प्रशांत समूह से अध्यक्ष का चयन होना था। पहली बार मालदीव इस पद के लिए चुना गया है। भारत ने इस मतदान में मालदीव के पक्ष में मतदान किया। हाल ही में एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों पर जारी रैंकिंग में भारत को पिछले साल से 2 स्थान का नुकसान हुआ है। इस साल भारत की रैंक गिरकर 117 हो गई है। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे रहा है। भारत का कुल एसडीजी स्कोर 100 में से 61.9 है। गौरतलब है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में 17 एसडीजी लक्ष्य अपनाए गए हैं। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह अनुमति अभी कुछ शर्तों के साथ परीक्षण और विश्लेषण के लिए दी गई है। स्पुतनिक वी को रूस के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया है। वर्तमान में भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा किया जा रहा है। भारत पे 3 साल के लिए आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ आधिकारिक भागीदार बनेगा। इसके लिए दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अनुसार भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही 2023 तक सभी आईसीसी आयोजनों में इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन को अंजाम भी देगा। भारत पे एक डिजिटल भुगतान स्टार्टअप है। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग जिले में मोनाल की 2 प्रजातियों को एक साथ देखा गया। मोनाल एक रंगीन तीतर होता है। हिमालयी मोनाल यानी लोफोफोरस इम्पेजेनस अफगानिस्तान से पूर्वोत्तर भारत में अधिक व्यापक रूप से मिलते हैं, जबकि दुर्लभ स्क्लेटर यानी लोफोफोरस स्क्लेटरी मोनाल दक्षिणी चीन और उत्तरी म्यांमार में पाया जाता है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया। इससे रेलवे के हाई स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे में सिग्नल आधुनिकीकरण और 5G स्पेक्ट्रम के कार्यान्वयन पर अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके अलावा TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को भी मंजूरी दी। यह एक स्वदेश विकसित ATP यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। बीते दिनों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई। इस साल की रैंकिंग पर कोविड-19 महामारी का असर हावी रहा। इस साल की रैंकिंग में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहले पायदान पर रहा। इससे पहले ऑस्ट्रिया का वियना 2018 से शीर्ष स्थान पर था। दूसरे स्थान पर जापान का ओसाका तो तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर रहा। रैंकिंग में अंतिम पायदान पर सीरिया का डेमास्कस शहर रहा। इसे 140वां पायदान मिला है। Airbnb, Ease My Trip, ओयो होटल्स एंड होम्स और यात्रा मिलकर चैट नाम की एसोसिएशन बना रहे हैं। चैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक उद्योग निकाय है। इसका उद्देश्य छोटे और स्वतंत्र होटल और घर के मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। यह एसोसिएशन यात्रा और आतिथ्य उद्योग को पुनर्जीवित करने, डिजिटल अंतर को पाटने और छोटे होटल और घर के मालिकों, यात्रा भागीदारों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में भी शामिल होगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।